मैं काल के रूप में मृत्यु हूँ, संसार का विनाशक हूँ। Now I am become death, the destroyer of worlds. 16 जुलाई 1945 जब इतिहास में दुनिया के सबसे विस्फोटक वेपन एटम बम का टेस्ट किया गया। न्यू मैक्सिको में जहां इस एटम बम का टेस्ट किया गया उस जगह का कोड नेम ट्रिनिटी रखा गया। ट्रिनिटी टेस्ट के बाद जब इस एटम बम की एनर्जी को देखा गया तो एटम बम डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर को उस टाइम भगवत गीता के श्लोक याद आए, जिनके माने हैं कि मैं काल के रूप में मृत्यु हूँ, संसार का विनाशक हूँ। नाउ आई एम द डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि जब इस एक्सप्लोजन को देखा गया तो ओपेनहाइमर ने खुद बताया, इफ द रेडियंस ऑफ 1000 सन्स वर टू बर्स्ट एट वंस इनटू द स्काई दैट वुड बी लाइक द स्प्लेंडर ऑफ माइटी वन। अगर आसमान में एक साथ 1000 सूरजों को जलाया जाए तो वही एनर्जी ट्रिनिटी टेस्ट के बाद देखने को मिली। लेकिन जब तक इस न्यूक्लियर वेपन को बनाया गया तब तक हिटलर की नाजी जर्मनी ने वर्ल्ड वार 2 में सरेंडर किया था। इसलिए ट्रिनिटी टेस्ट के बाद ओपेनहाइमर को जहां एक तरफ खुशी थी तो वही कहीं न कहीं दूसरी तरफ रिग्रेट भी था कि व्हाई द न्यूक्लियर वेपन वाज नॉट अवेलेबल टू यूज अगेंस्ट द नाजी जर्मनी। और फाइनली ट्रिनिटी टेस्ट के 20 दिन बाद 6 अगस्त और 9 अगस्त के दिन जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटॉमिक बम्स गिराए, जिस वजह से जापान पूरी तरह से तबाह हो गया। इमेजिन करने की बात है कि सिर्फ 3 दिनों में लगभग 2 लाख सिविलियंस की मृत्यु हो गई। नाउ द वर्ल्ड वाज नॉट सेम। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां कई लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी तो वही बहुत सारे लोगों के चेहरों पर चीखें नजर आ रही थी, सिर्फ इन 2 एटॉमिक बम्स की वजह से। अमेरिकन राइटर काई बर्ड ने अपनी बुक अमेरिकन प्रोमेथियस द ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी ऑफ जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर में लिखा है, जापान का दर्दनाक मंजर देखने के बाद जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर डिप्रेशन में चले गए और ओपेनहाइमर ने पब्लिकली न्यूक्लियर वेपन्स के यूज को अपोज किया। आज डिस्पाइट दुनिया में 13,000 न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद है, लेकिन 1945 की इस ट्रेजेडी के बाद न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करना ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट माना जाता है। लेकिन सवाल है कि क्यों ओपेनहाइमर ने एटम बम को बनाया और कैसे बनाया? क्या जरूरत पड़ी दुनिया को एक ऐसी एनर्जी की जो दुनिया को बर्बादी के सिवा कुछ दे नहीं सकती थी? क्या ओपेनहाइमर को सच में रिग्रेट हुआ एटम बम बनाने के बाद? क्या है एटम बम और ओपेनहाइमर की पूरी कहानी? आइए जानते हैं इस वीडियो में बहुत सारे सवालों के जवाब। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। This is a national emergency. We're in a race against the Nazis. The Nazis have a bond. ईयर 1939 में दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ जब नाजी जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया। दुनिया की मेजर कंट्रीज ने इस टोटल वार में अपने सारे पावर्स यूज किए, चाहे वो इकोनॉमिक पावर्स हो, इंडस्ट्रियल पावर्स हो या फिर साइंटिफिक पावर्स हो। एयरक्राफ्ट ने इस वार में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। दुनिया के दोनों न्यूक्लियर वेपन्स को एयरक्राफ्ट के जरिए गिराया गया। इतिहास का सबसे डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट जिसमें 70 to 80 मिलियन यानी 7 से 8 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई, जो उस टाइम दुनिया की लगभग 3% पॉपुलेशन के बराबर थे। इन लोगों की मृत्यु स्टारवेशन, भूखमरी, डिजीज, बीमारी, मैसेक्यर्स और होलोकास्ट जैसे जीनोसाइड से हुई। होलोकास्ट पर मेरा एक डिटेलर वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। लेकिन इस वार की शुरुआत 1939 में हुई जब हिटलर की नाजी जर्मनी ने पोलैंड को निशाना बनाया। तो दुनिया के मेजर पावर्स जिनमें जर्मनी, जापान, इटली, यूके और सोवियत यूनियन 2 मिलिट्री एलियंसेस में बट गए, एलाइज और एक्सिस पावर्स में। जहां एलाइज में यूके और सोवियत यूनियन जैसे देश थे तो वही एक्सिस पावर्स में जर्मनी, जापान और इटली मौजूद थे। अभी भी अमेरिका सेकंड वर्ल्ड वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन 1939 में पोलैंड इन्वेजन के बाद जर्मन अमेरिकन फिजिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन और 2 बड़े अमेरिकन फिजिस्ट्स लियो शिलार्ड और यूजीन विग्नर ने अमेरिका को वार्न किया कि जर्मनी सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स पर काम कर रही है। 2 अगस्त 1939 को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखी जिसमें न सिर्फ जर्मन न्यूक्लियर प्लान्स के बारे में बताया गया था बल्कि न्यूक्लियर वेपन को कैसे डेवलप किया जा सकता है उस तरफ भी साफ इशारा किया गया था। लेटर में लिखा था, some recent work by Enrico Fermi and Leo Szilard which has been communicated to me in manuscript leads me to expect that elements uranium may be turned into a new and important source of energy in the immediate future। यही नहीं बल्कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने आगे लिखा था, it may become possible to set up a nuclear chain reaction in a large masses of uranium by which vast amounts of power and large quantities of new radium like elements would be generated।
ये सब कुछ लिखने के बाद आइंस्टाइन ने लेटर में ओपनली लिखा, दिस फिनोमेना वुड आल्सो लीड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एटॉमिक बम्स एंड इट्स कंसीवेबल थ्रू मच लेस सर्टेन दैट एक्सट्रीमली पावरफुल बम्स ऑफ न्यू टाइप मे बी कंस्ट्रक्टेड. A single bomb of this type carried by boat and exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. ये लेटर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को लिखी. लेकिन इमेजिन करने की बात है कि अगर नाजी जर्मनी ने सच में यूनाइटेड स्टेट्स से पहले एटम बम डिस्कवर किया होता, क्योंकि हिटलर ने एटम बम के बगैर ही होलोकॉस्ट जैसे जीनोसाइड्स को अंजाम दिया जिनमें न्यूक्लियर गैसेस को यूज किया गया, जिससे आज भी इंसान की रोंगटे खड़ा होती है, तो क्या दुनिया का हाल जापान जैसा हुआ होता? वेल, इस पर हम एक डिटेल्ड वीडियो लाएंगे. व्हाट इफ द नाजी जर्मनी वुड हैव डेवलप्ड एटम बम बिफोर अमेरिका? अल्बर्ट आइंस्टाइन की लेटर के बावजूद भी अमेरिका ने अगले 2 साल न्यूक्लियर बम पर बहुत ही स्लो पेस में काम किया और फाइनली अक्टूबर 1941 में अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया जिसमें न्यूक्लियर बम पर काम किया जाएगा. इस प्रोजेक्ट का नाम मैनहट्टन रखा गया और इसके खाली 2 महीने बाद दिसंबर 1941 में जापान ने अमेरिका की हवाई नावल बेस पर्ल हार्बर को अटैक किया और इस तरह से अमेरिका भी सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक्टिवली इन्वॉल्व हो गया. अब अमेरिका ने न्यूक्लियर बम पर और तेजी से काम करना स्टार्ट किया, लेकिन एक न्यूक्लियर बम को बनाने के लिए एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट की जरूरत थी जिसको एटम्स और पर्टिकुलरली न्यूट्रॉन्स पर बहुत ही प्रॉपर नॉलेज होती. अब अमेरिका चाहता तो वो ये जिम्मेदारी अल्बर्ट आइंस्टाइन को देता, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन का बैकग्राउंड चूंकि जर्मनी से था, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन एक जर्मन जीव थे जो जर्मनी से हिटलर के जुल्म से भागकर अमेरिका में रह रहे थे. तो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से एनडीआरसी नेशनल डिफेंस रिसर्च कमेटी के चेयरमैन जेम्स कॉन्टार्ट ने जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर को इनवाइट किया और ओपेनहाइमर को न्यूक्लियर फिशन पर काम करने को बोला. इस तरह से ओपेनहाइमर की एंट्री अमेरिका के न्यूक्लियर प्रोग्राम और मैनहट्टन प्रोजेक्ट में होती है. ओपेनहाइमर उस टाइम के बहुत बड़े साइंटिस्ट माने जाते थे. इन्होंने उस टाइम के हर बड़े फिजिसिस्ट और केमिस्ट के साथ काम किया था. अगर हम थोड़ा सा ओपेनहाइमर के बैकग्राउंड में जानेंगे तो 1904 में न्यूयॉर्क सिटी की ज्यूइश फैमिली में ओपेनहाइमर का जन्म हुआ था. इनकी फैमिली आर्ट और पेंटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट रखती थी. इस वजह से 1911 में ओपेनहाइमर का एडमिशन न्यूयॉर्क सिटी के इथिकल कल्चरल सोसाइटी स्कूल में करा गया. लेकिन धीरे धीरे ओपेनहाइमर केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो गए और 18 साल की उम्र में 1921 में ओपेनहाइमर ने हार्वर्ड ज्वाइन की, जहां इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. हार्वर्ड से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद 1925 में ओपेनहाइमर इंग्लैंड चले गए. यहाँ इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की कैवेंडिश लेबोरेटरी में रिसर्च करना स्टार्ट किया अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड. कैम्ब्रिज से ओपेनहाइमर को मैक्स बॉर्न, जो एक क्वांटम फिजिस्ट थे, उन्होंने ओपेनहाइमर को जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन इनवाइट किया और फॉर्चुनेटली यहाँ ओपेनहाइमर की मुलाकात बहुत ही प्रोमिनेंट फिजिस्ट जैसे नील्स बोहर, एनरिको फर्मी, पॉल डिरैक से हुई और 1927 में ओपेनहाइमर ने यहाँ से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की. पीएचडी के बाद ओपेनहाइमर ने यूरोप की कई यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दिए और फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स वापस चले गए. यूनाइटेड स्टेट्स में 1929 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में ओपेनहाइमर ने एज एन एसोसिएट प्रोफेसर काम करना स्टार्ट किया. ओपेनहाइमर उस टाइम के बहुत बड़े साइंटिस्ट माने जाते थे. इसने उस टाइम के हर बड़े फिजिस्ट और केमिस्ट के साथ काम किया था. तो अमेरिका के पास मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए ओपेनहाइमर से कोई भी बेस्ट ऑप्शन नहीं था जिसको एटम्स पर इससे ज्यादा नॉलेज होती. अब मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए एक लेबोरेटरी की जरूरत थी, लेकिन ये लेबोरेटरी एक ऐसी जगह में चाहिए जो पब्लिक आई से काफी दूर हो, जो एक रिमोट एरिया में फॉल करती हो. तो ओपेनहाइमर ने न्यू मैक्सिको में एक ऐसी जगह देखी जहां उस टाइम एक स्कूल बना हुआ था जिसका नाम था लॉस एलमोस रैंच स्कूल. वेल, ये जगह एक सीक्रेट लेबोरेटरी के लिए आइडियल जगह थी, तो यहीं पर लॉस एलमोस लेबोरेटरी को बनाया गया. 1943 में जहां एक तरफ मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था तो दूसरी तरफ एक फियर था कि कहीं जर्मनी यूनाइटेड स्टेट्स से पहले न्यूक्लियर बम डेवलप ना करे, क्योंकि जर्मनी ने 1938 में ही न्यूक्लियर फिशन को डिस्कवर किया था और इसके बाद ही जर्मनी ने यूरेनियम को एक्सपोर्ट करना बैन किया था. In the last months of the war, the United States launched military and scientific efforts to discover how far the Germans' atomic bomb project had progressed. Faced this problem with the scientists who had this tremendous fear of the Germans having a bomb. A team was sent to find out what was going on. A team known as the ALSOS team, ALSOS. तो सितंबर 1943 में अमेरिका ने जर्मनी के अगेंस्ट एक सीक्रेट मिशन लॉन्च किया जिसमें जर्मनी के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को अरेस्ट किया गया. इसका नाम आल्सोस मिशन रखा गया और इसका कोड नेम लाइटनिंग ए था. इसमें जर्मनी की न्यूक्लियर एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट करने के साथ साथ इनके टॉप साइंटिस्ट्स ओटो हन और वर्नर हिसनबर्ग जैसे रिसर्चर्स को अरेस्ट किया गया.
जो उस टाइम जर्मनी के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लीड कर रहे थे। जर्मनी ने चूंकि यूरेनियम को एक्सपोर्ट करना बैन किया था, तो अमेरिका के पास यूरेनियम की लिमिटेड क्वांटिटी थी। इस वजह से यूरेनियम के साथ साथ मैनहट्टन प्रोजेक्ट में प्लूटोनियम पर भी रिसर्च की गई। प्लूटोनियम को अमेरिका ने 1940 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में डिस्कवर किया था और 1944 तक ये फाइनलाइज हुआ कि गन टाइप डिजाइन के लिए यूरेनियम को यूज किया जा सकता है और मोर एक्सप्लोसिव वेपन्स के लिए प्लूटोनियम को भी यूज किया जा सकता है। और फाइनली 1945 में जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने अपनी टीम की मदद से, जिसमें एनरिको फर्मी, लियो स्लाड, अर्नेस्ट लॉरेंस, आर्थर कॉम्पटन और जेम्स चैडविक के अलावा बहुत बड़े प्रोमिनेंट साइंटिस्ट्स और बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स मौजूद थे, इन सब ने मिलकर 1945 में रॉबर्ट जूलियस ओपेनहाइमर की लीडरशिप में एटम बम को डिस्कवर किया। अब न्यूक्लियर बम को डेवलप किया गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे डाउट्स मौजूद थे कि ये वेपन कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, कितना एक्सप्लोसिव हो सकता है, कितना इफेक्टिव हो सकता है। तो इस रीजन से अब न्यूक्लियर बम को टेस्ट करने की जरूरत थी। अब अमेरिका के पास यूरेनियम एनरिच्ड बम खाली एक ही था, क्योंकि अमेरिका के पास यूरेनियम की लिमिटेड क्वांटिटी थी और बाकी प्लूटोनियम एनरिच्ड बम्स मौजूद थे और फ्यूचर में भी प्लूटोनियम एनरिच्ड बम्स ही बनाने थे। तो इस रीजन से प्लूटोनियम एनरिच्ड बम्स को टेस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने न्यू मैक्सिको में अलमगाडो के नजदीक एक बंजर जमीन को टेस्ट के लिए सिलेक्ट किया और इसका कोड नेम ट्रिनिटी रखा गया था। 16 जुलाई 1945 प्लूटोनियम एनरिच्ड बम को सुबह सवेरे न्यू मैक्सिको में डिटोन किया गया। 8, 7, 6, 5, 4, 3, Truman needs to know what's next. 2, What's next? 1. और जब इसकी एनर्जी को देखा गया तो एटम बम डेवलप करने वाले साइंटिस्ट रॉबर्ट जूलियस ओपेनहाइमर ने बोला, नाउ आई एम द डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। You are the man who gave them the power to destroy themselves. क्योंकि इसकी एनर्जी को देखने के बाद ओपेनहाइमर ने खुद बोला, इफ द रेडियंस ऑफ 1000 सन्स वर टू बर्स्ट इनटू द स्काई एट वंस, दैट वुड बी लाइक द स्प्लेंडर ऑफ माइटी वन। अगर 1000 सूरजों को आसमान में एक साथ जलाया जाए तो उस जैसी एनर्जी इस टेस्ट से देखने को मिली। अब न्यूक्लियर वेपन को डिस्कवर किया गया था, लेकिन मई 1945 में नाजी जर्मनी ने वर्ल्ड वार 2 से सरेंडर किया था और अब जापान वर्ल्ड वार 2 में काफी एक्टिव था और अमेरिका ने मन बनाया। Now America was about to drop the nuclear weapons on Japan। और 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त के दिन अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटॉमिक बम्स गिराए। इमेजिन कीजिए कि 3 दिनों में लगभग 2 लाख इनोसेंट सिविलियंस की मृत्यु हो गई। लेकिन काइबर्ड ने अपनी बुक में लिखा है, जापान न्यूक्लियर बॉम्बिंग के बाद जब रॉबर्ट जूलियस ओपेनहाइमर ने जापान की डिस्ट्रक्शन और सिविलियन कैजुअलिटीज के बारे में सुना तो ओपेनहाइमर एक डीप डिप्रेशन में चले गए। ओपेनहाइमर ने अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन से बोला, आई हैव ब्लड ऑन माई हैंड्स, और इसके बाद ओपेनहाइमर एक डीप डिप्रेशन में चले गए। और इसके बीच 1949 में जब प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन ने हाइड्रोजन बम डेवलप करने को बोला तो ओपेनहाइमर पहले साइंटिस्ट थे जिसने इस प्रोजेक्ट को अपोज किया। दोस्तों, ये थी एटॉमिक बम और रॉबर्ट जूलियस ओपेनहाइमर की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें।